गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार की कार्य एवं शक्तियाँ। संघीय सरकार यानी कि स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका। आज हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है उसकी क्या कार्य हैं और उसकी क्या शक्तियाँ हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। वहाँ की कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं। इन सातों सदस्यों की स्थिति और इनकी शक्तियाँ लगभग समान होती है। साथ ही स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका की एक विशेष बात यह है कि वहाँ पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुणों का समन्वय पाया जाता है। तो आइए हम स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार की कार्य एवं शक्तियाँ देखते हैं। सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे कार्यपालिका शक्तियों से कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है यानी कि वहाँ पर की जो कार्यपालिका है वहाँ की, उसकी क्या क्या कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। तो देखिए, कार्यपालिका शक्तियाँ साधारणतः हर देश की कार्यपालिका की शक्तियाँ लगभग एक जैसी होती हैं। तो यहाँ भी वही बात है। जैसे सबसे पहला है सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। सबसे पहला कार्य है सरकारी नीति का निर्धारण कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वो सरकारी नीति क्या होगी, सरकारी नीति के क्या लक्ष्य होंगे, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्या साधन होंगे, ये सब निर्धारित करती है। दूसरी बात है जनता का सरकार से संबंध। संघीय सरकार जनता को समय समय पर अपनी गतिविधियों की जानकारी देती है। ये जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाती जबकि सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित हो। तो सबसे पहला कार्य है सरकार की नीति का निर्धारण करना और जनता को सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना। दूसरा है शासन व्यवस्था का संचालन। कार्यपालिका का ये एक प्रमुख कार्य होता है कि वो संघीय कानूनों के अनुसार समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करती है। तीसरा है वैदेशिक संबंधों का संचालन। हम जानते हैं कि वैदेशिक संबंधों का संचालन करना भी कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है और स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसा ही है। स्विट्ज़रलैंड में जो संघीय सरकार है वो वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है, विदेशों से संधियाँ करती है, उन्हें लागू करने के लिए उन्हें संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है और विदेशों के साथ जो भी संधियाँ की जाती है उनको लागू करने का दायित्व भी संघीय सरकार पर ही होता है। नेक्स्ट है आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। बाहरी आक्रमण से स्विट्ज़रलैंड की सुरक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का ही दायित्व होता है। नेक्स्ट है संघीय सेना पर नियंत्रण। जो संघीय सरकार है वो संघीय सेना पर भी नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट हम बात करें अब कार्यपालिका शक्तियों के बाद अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। देखिए, विधायी शक्तियां क्या हैं ये हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। पहली बात, संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु यह उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अलावा अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। ये चर्चा हम कर चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड में जो संघीय सरकार के सदस्य हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते। जब हमने संघीय सरकार की रचना पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि संघीय सरकार के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा किया जाता है और वो संघीय संसद के ही सदस्य होते हैं, लेकिन निर्वाचित होने के बाद वो संघीय संसद से त्यागपत्र दे देते हैं। यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जो संघीय सरकार के सदस्य हैं वो संघीय संसद के सदस्य नहीं होंगे, दोनों सदस्य अलग अलग होंगे। लेकिन जो संघीय सरकार के सदस्य हैं वो संघीय संसद की बैठक में उपस्थित होते हैं। जब संघीय संसद की बैठक होती है तो उस बैठक में संघीय सरकार के सदस्य भी भाग लेते हैं और मत देने के अलावा अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। तो देखिए, संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की बैठक में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो विचार विमर्श तो करते हैं लेकिन वो मत नहीं देते, वोट देने का राइट उन्हें नहीं होता। संघीय सरकार
स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद में संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। जो संघीय सरकार है उन्हें वो विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, साथ ही वो संसद से भी किसी विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। इसके अलावा जो संघीय सरकार है वो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी प्रस्तावित कर सकती है। संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव भी कर सकते हैं कि उस पर लोक निर्णय कराया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है और वहाँ पर लोक निर्णय की व्यवस्था है, तो संघीय सरकार के सदस्य ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी विषय पर लोक निर्णय कराया जाए। नेक्स्ट है संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने। हम देखते हैं कि कई देशों में जो कार्यपालिका है उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी वहाँ की जो कार्यपालिका है उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने, साथ ही प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के अंतर्गत, प्रदत्त व्यवस्थापन हम जानते हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन से क्या अभिप्राय है कि चूंकि व्यवस्थापिका के पास कार्यभार बहुत अधिक है, तो व्यवस्थापिका केवल कानूनों की मोटी रूपरेखा बनाती है और कानूनों के संबंध में जो डिटेल्ड नियम होते हैं वो बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंप देती है। तो स्विट्ज़रलैंड में भी प्रदत्त व्यवस्थापन है और प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी वहाँ की कार्यपालिका को प्राप्त है। तो वहाँ की कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी कर सकती है और प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत नियम बनाने का भी अधिकार है। विधायी शक्तियों के बाद अब हम बात करते हैं राज्य मंडल और कैंटोनों के बीच संबंधों का संचालन। हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य मंडल और कैंटोनों के बीच आपस में क्या संबंध हो, इन संबंधों का संचालन भी वहाँ की संघीय सरकार ही करती है। तो देखते हैं कि इस संबंध में क्या कार्य हैं संघीय सरकार के। अनुच्छेद 146 में कहा गया है कि संघीय सरकार राज्य मंडल और कैंटोनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी और कैंटोनों के साथ सहयोग करेगी। देखिए आर्टिकल 146 संघीय सरकार को उत्तरदायी ठहराता है कि संघीय सरकार को राज्य मंडल और कैंटोनों के बीच संबंधों का संचालन करना है और कैंटोनों के साथ सहयोग करना है। इसके अलावा संघीय सरकार को कैंटोनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। देखिए जो संघीय सरकार है उसको कैंटोनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार हैं। कौन से अधिकार हैं उसे, कि पहली बात तो ये कि वो कैंटोनों के संविधान की क्रियान्विति की जांच करती है कि कैंटोनों का जो संविधान है वो किस तरीके से लागू किया गया है, इसकी जांच करने का उसे अधिकार है एवं उनके संशोधन पर स्वीकृति देती है। कैंटोनों के द्वारा जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं उन संशोधनों पर स्वीकृति देने का कार्य भी संघीय सरकार करती है। इसके अलावा कैंटोनों के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। तो जो संघीय सरकार है वो राज्य मंडल और कैंटोनों के बीच में संबंधों का संचालन भी करती है और कैंटोनों के प्रशासन संबंधी भी उसे कुछ अधिकार है कि वो कैंटोनों के कार्यों का निरीक्षण कर सकती है, उनके संविधान की क्रियान्विति की जांच कर सकती है। तो इस तरीके से जो संघीय सरकार है उसको कैंटोनों से संबंधित भी कुछ अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है संकटकालीन शक्तियाँ। देखिए संकटकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का जो 1848 में निर्मित संविधान था उसमें भी वहाँ की कार्यपालिका जो थी उसको पहले कहा जाता था संघीय परिषद। तो स्विट्ज़रलैंड के 1848 के संविधान में भी संघीय परिषद को संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी, लेकिन व्यवहार में ये हुआ कि जब भी देश पर कभी संकटकालीन परिस्थितियाँ आई तो संघीय परिषद ने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग किया।
या हम कह सकते हैं कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय परिषद ने अपने विवेक के अनुसार ही कार्य किया। इसी तरह अगर हम वर्तमान संविधान को देखें तो स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में भी वहाँ की जो कार्यपालिका है यानी कि संघीय सरकार, उसको कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। लेकिन वहाँ का जो इतिहास रहा है और जो व्यवहारिक परिस्थितियाँ हैं, उनको देखते हुए ये संभावना है कि यदि कभी संकटकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत रूप में तो संघीय सरकार को संकटकालीन शक्तियाँ नहीं दी गई है, लेकिन व्यवहारिक परिस्थितियों के आधार पर ये संभावना बनती है कि जो संघीय सरकार है वो संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। अब हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्तियों में हम सबसे पहली शक्ति तो लेंगे वित्तीय प्रशासन का संचालन। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय सरकार ही करती है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत संघीय सरकार संघीय बजट बनाती है। बजट बनाने के बाद ये बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग सभी देशों के संविधान में ये व्यवस्था है कि बजट बनाने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका बजट बनाकर उसे स्वीकृति के लिए पार्लियामेंट के सामने रखती है। तो स्विट्जरलैंड में भी ऐसा है कि स्विट्जरलैंड में जो बजट तैयार करने का कार्य है वो वहाँ की कार्यपालिका करती है और बजट तैयार करने के बाद कार्यपालिका उसे संघीय संसद के सामने रखती है। इसके बाद हम बात करें तो यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। जो भी आय और व्यय होता है संघीय सरकार का, वो सारा हिसाब इसे संघीय संसद को देना होता है। इसके बाद है कि यह राजस्व तथा अन्य कर इकट्ठा करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। तो राजस्व और बाकी जो टैक्सेस हैं वो इकट्ठा करने का कार्य भी संघीय सरकार करती है और संसद के द्वारा जो भी व्यय स्वीकृत किया गया है ये इस बात की निगरानी रखती है कि वो जो भी खर्चा किया जा रहा है वो संसद द्वारा स्वीकृत व्यय के अनुसार हो। तो ये संघीय सरकार की हमने शक्तियाँ देखी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वो वहाँ की महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था है और स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार को प्रशासनिक शक्तियों के अलावा विधायी, वित्तीय आदि क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। थैंक यू।